हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है सियाराम ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पे, जहाँ पे आप मेरे साथ पढ़ने वाले हो बीएससी की मैथमेटिक्स। तो जिसमें हम आप आज हम आपको बीएससी पार्ट वन के फर्स्ट सेमेस्टर की मैथमेटिक्स कराएंगे, जिसमें हमारा पहला चैप्टर होगा। जो हमारी पहला यहाँ पे होगा पहला चैप्टर, वो होगा हमारा सीक्वेंस एंड सीरीज। ठीक है। तो जो हमारे सीक्वेंसेस एंड सीरीज का जो पहला टॉपिक है, चैप्टर होगा, इसमें हमें पढ़ना क्या-क्या है, चीज़ों को कैसे पढ़ना है, वो मैं आपको बताऊँगा। देखिए, ये बहुत ही आसान सा टॉपिक है, इसको फालतू में इतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट समझने की नीड नहीं है, जो आपने अभी तक प्रीवियस क्लासेस में कर रखा है। आपने जो पिछले क्लासेस में फंक्शन पढ़ा है, सीक्वेंस में भी देखिए, या जब हम करेंगे इसको, तो हम यहाँ पे भी इन्हीं सारी चीज़ों को डिफाइन नहीं करेंगे प्रॉपर तरीके से। तो देखिए, सीक्वेंस भी ना एक स्पेशल टाइप का एक फंक्शन होता है, ये भी एक फंक्शन होता है, इसको भी हम जैसे पहले डिफाइन करते थे एज़ लाइक यहाँ पे डिफाइन करेंगे। बट बस इसमें यही चीज़ है कि आप एप्लीकेशंस को नहीं करते हो, तो आपको थ्योरी पढ़ने के बाद हार्ड लगती है। तो आज मैं इसके एप्लीकेशंस भी आपको ढेर सारे कराऊँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा जो आज का पहला टॉपिक होगा, वो क्या होगा? सीक्वेंस एंड सीरीज़ में जो हम पहला टॉपिक है, हम सीक्वेंस को जानेंगे कि सीक्वेंस आखिर होता क्या है? सीक्वेंस कितने टाइप के होते हैं? सीक्वेंस की रेंज क्या हो सकती है, लिमिट क्या हो सकती है, इन सारी बातों पे हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, जो हमारा सीक्वेंस होता है, पहले चीज़ ये कॉन्सेप्ट ऑफ सीक्वेंस की जब बात करेंगे, इसका डेफिनेशन को, सीक्वेंस देखिए एक फंक्शन है, ठीक है? मैंने बोला ना, एक स्पेशल टाइप का फंक्शन होता है। अब ये कहाँ से डिफाइंड है? देखिए, ये एन से कहाँ डिफाइंड है? एस पे, है कि नहीं है? मतलब ये देखिए, एक फंक्शन है, हमारा नेचुरल नंबर से कहाँ है? एक सेट है, नॉन एम्प्टी सेट, उसमें एस पे डिफाइंड है। हम बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे, ये जो हमारा होता है, ये एन वाला, ये हम इसको बोलते हैं डोमेन। क्या बोलते हैं? डोमेन बोलते हैं, ठीक है? ये हमारा डोमेन होता है। जो यस वाला पार्ट है हमारा नॉन एम्प्टी सबसेट, इसको हम बोलते हैं कोडोमेन। अब ये डोमेन और कोडोमेन होते क्या है, इन बात को भी आप जान लें। ठीक है, आपने पिछले क्लासेस में क्लास 12th में और 11th में इनके बारे में काफ़ी पढ़ा होगा। जब सेट थ्योरी आप वहाँ पढ़ रहे होगे, आपने डोमेन, रेंज, ठीक है, इन सारी चीज़ों की बहुत सारी डिस्कस है। तो याद रखना कि सीक्वेंस एक फंक्शन होता है। कैसे डिफाइंड होता है? एन नेचुरल नंबर से कहाँ पे होता है? एस पे होता है। मीन्स उसका डोमेन जो होता है, हमेशा क्या होगा? नेचुरल नंबर होगा। और कोडोमेन क्या होगा? उस नेचुरल नंबर को जब पुट करेंगे, तो हमें मिला हुआ आउटपुट रहेगा। मतलब हम एन की वैल्यू कुछ पुट करेंगे, ये हमारा इनपुट हो जाएगा एज़ लाइक। जब इसकी वैल्यू कुछ पुट करेंगे, तो हमें जो रिज़ल्ट मिलेगा, वो हमारा एक नॉन एम्प्टी सेट होगा, एस उसका पार्ट होगा, ठीक है? बहुत सारी बुक में यहाँ रियल नंबर लिखा होगा, तो उसको आप कन्फ्यूज़ मत होइएगा। वो होता है सीक्वेंस फॉर अ रियल नंबर के लिए डिफाइंड होता है। मतलब नेचुरल नंबर है, अब रियल नंबर में सारे नंबर्स आते हैं। सारे नंबर्स आ जाते हैं कि नहीं आते? तो जो भी कुछ भी वैल्यू पुट करोगे आप, यहाँ पे आपको आर्मी वो चीज़ मिलती है। तो यही चीज़ होता है हमारा सीक्वेंस। देखिए, डेफिनिशन में भी लिखा हुआ, अ फंक्शन लिखा है सच दैट एन इंटू एस, मीन्स एन से एस पे डिफाइंड है, फ्रॉम द सेट एन। एन क्या है? सेट हमारा नेचुरल नंबर का सेट होता है। अब नेचुरल नंबर की बात करें सेट की, तो ये हमारा 1, 2, 3, 4 और ये एंड सो ऑन, यहाँ तक 3 डॉट्स लगाइएगा, इससे ज़्यादा नहीं, इतने की लिमिट ही होती है। इससे ज़्यादा लगाएँगे तो आपका फेसबुक वाला बन जाएगा। तो चलिए, जब आप करेंगे, तो यहाँ देखिए, सेट नेचुरल नंबर क्या होता है? सारे काउंटिंग नंबर को बोलते थे, उनका कलेक्शन अगर वेल डिफाइंड कर लिया, तो हम उसको सेट बोलेंगे। तो वही बात है, देखिए वहाँ पे हमारा एक फंक्शन होता है सीक्वेंस, कैसे डिफाइंड होता है? नेचुरल नंबर टू एस। एस क्या होता है? हमारा एक नॉन एम्प्टी सेट होता है। जब हम एन की वैल्यू पुट करेंगे, तो हमें एक जो एस हमारा ये कोडोमेन वाला पार्ट है, ये हमें मिलता है। मतलब हम यहाँ से इनपुट को पुट करते हैं एन में, और हमें आउटपुट एस मिलता जाता है कंटिन्यू, ठीक है? इसी को हम बोलते हैं क्या? सीक्वेंस बोलते हैं। मीन्स अगर हम इसके एप्लीकेशंस की बात करें, जैसे मैं एक फंक्शन लिख दे रहा हूँ, सपोज दैट एफ ऑफ एन इक्वल टू, मैं एन स्क्वायर लिख दे रहा हूँ, ठीक है? अब मैं एन, हमारे जहाँ क्या होगा, हम बोलेंगे जो एन होगा, कहाँ पे किसका एलिमेंट होगा? नेचुरल नंबर का। मीन्स सारे एन जो होगा नेचुरल नंबर में बिलोंग करेगा। अब नेचुरल नंबर हमारा 1 से स्टार्ट होता है ना। चलिए, आप कोई भी नेचुरल नंबर पुट करिए, जो आपको यहाँ पे इनपुट जो पुट करोगे, आउटपुट मिलेगा, वो जो हमारा कोडोमेन होगा, उसका पार्ट होगा। और हमें एन की वैल्यू पुट करने पे ही मिलेगा। जब आप पुट करोगे एन की वैल्यू 1, तो एफ ऑफ 1 क्या होगा? हमारा 1 आएगा। देखिए, इसमें लाइक किया नहीं। अब एफ ऑफ 2 करेंगे, तो क्या आ जाएगा? 4 आएगा। ये जो हमारा एलिमेंट्स आ रहे हैं ना, कोडोमेन्स वाले पार्ट, जब हम नेचुरल नंबर इनपुट्स को दे रहे हैं, तो हमें कंटिन्यू मिलता जा रहा है कि नहीं जा रहा? इसी को हम क्या बोलते हैं? देखिए, हमारा एक फंक्शन है, जो एन से एस पे डिफाइंड है। एन हमारा नेचुरल नंबर है, ठीक है? इनटू अ गिवन सेट एस, इस कॉल्ड उसे सीक्वेंस बोलते हैं इन एस। क्योंकि देखिए, जब हम यहाँ पुट करते हैं, हमें आउटपुट वहीं से मिल रहा है, नहीं मिल रहा? जब हम इनपुट दे रहे हैं, हमें एक आउटपुट मिल रहा है, जो यहाँ इस सेट में लाइक कर रहा है, यहाँ पे आ रहा है ना, तो हम इसको बोलते हैं डोमेन, और इस वाले को बोलते हैं कोडोमेन। अब अगली बात जो बात करेंगे हम, और जो सीक्वेंस होता है, उसको सिंपल के फॉर्म में कैसे लिखते हैं, तो याद रखिए, अगर बहुत सारे बुक में एसएन करके लिखा होगा, कंफ्यूज नहीं होइएगा, वही बात है। बहुत सारे बुक में एएन करके लिखा होगा, ये भी वही सेम चीज़ है। आप डिफाइन कैसे करो, ये मैटर करता है। अगर आप रियल नंबर के लिए कर रहे हो, तो यहाँ पे आर लिख दो। अगर आप एक नॉन एम्प्टी कोई भी सेट ले रहे हो,
तो मैं सेट में कोई ना कोई एलिमेंट हो गया नॉन इम्पटी है, तो उसके लिए भी आप बता सकते हैं। तो याद रखिएगा मैं यहाँ पे मैं तो एन से ही करूँगा, आपको जिससे करना है उससे कर लीजिएगा। ये मेरा एन रहेगा, या इसको ऐसे ना लिख के ना और करके सीक्वेंस एन लिख दिया जाता है। कैसे लिख दिया जाता है? सीक्वेंस एन करके लिख दिया जाएगा, अगर सिंबल नहीं लगाया जाएगा। तो या तो रखिए, या तो ऐसे लिखिए, चाहे ऐसे लिखिए, बात एक ही चीज़ होगी। सीक्वेंस क्या होता है? एक स्पेशल टाइप का फंक्शन होता है, जो आपने पिछले क्लासेस में पढ़ा था फंक्शन ना। फंक्शन क्या होता है? एक स्पेशल टाइप का रिलेशन होता है, जो एक सेट का दूसरे सेट से क्या रिलेशन है इसको बताता है हमें। बताता है कि नहीं बताता है? और वो कैसा बताता है? स्पेशल टाइप का मतलब एक यूनिक रिलेशन को शो करता था कि मीन्स ये इससे इस तरीके से रिलेट कर रहा है। इसका रिलेशन पहले सेट का दूसरे सेट से कैसे रिलेशन हो रहा है, ये बताता है। तो यही चीज़ यहाँ पे डेफिनेशन में गिवन है। ये बात रही आपकी सीक्वेंस की, ठीक है? अब हम अगले कुछ बातों की बात करेंगे इसमें। तो देखिए क्या होगा कि जो सीक्वेंस होता है, उसकी रेंज क्या होती है, उसकी लिमिट क्या होती है, इन सारी बातों को हमें डिस्कस करना है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। उस चीज़ को जब करेंगे हम लोग, तो बढ़िया से करेंगे। तो देखिए हमने पहले बोला कि सीक्वेंस, अब सीक्वेंस को हमने बोला कि देखिए बहुत आसान सी चीज़ थी, कुछ नहीं था। एक स्पेशल टाइप का फंक्शन था, जो कहाँ से डिफाइंड था? नेचुरल नंबर से एक सेट था नॉन इम्पटी सेट, उस पे डिफाइंड था। मीन्स ये जो हमारा नेचुरल नंबर होता है, ये डोमेन होता है। क्या होता है? डोमेन होता है। और ये एस जो होता है हमारा कोडोमेन होता है। क्या होता है? कोडोमेन। जब हम यहाँ पे इनपुट कुछ देते हैं डोमेन में, वो जाके कहाँ लाई करता है? इस वाले सेट पे लाई करता है। ये चीज़ हमारा सीक्वेंस को बताता है, ठीक है? अब देखिए जो एन होता था, एन क्या होता है? याद रखिएगा कि नेचुरल नंबर का सेट होता है। अब बहुत जगह आप बुक में अगर आर लिखा देखोगे, तो ये चीज़ और ज़्यादा क्लियर हो जाएगी आपको अगर आर बोलोगे। आप जानते हो रियल नंबर क्या होता है? सारे रैशनल और इरैशनल नंबर का कलेक्शन होता है, नहीं होता है? जब आप कोई भी नेचुरल नंबर मान लो, एक फंक्शन एफ ऑफ एन इक्वल टू 1 अपॉन एन दे दिया मैंने, ठीक है? अब इस तरीके से मैंने डिफाइन कर दिया। आप मान लो नेचुरल नंबर 1 पुट करें फंक्शन की वैल्यू, आपको पहले 1 मिला, एफ ऑफ 2 किया आपने तो 1/2 मिला। अब एफ ऑफ 3 किया आपने तो 1/3 मिला। अगर आप इसका सेट लिखना चाहोगे तो क्या आएगा? 1, 1/2, 1/3 आ रहा नहीं यार? इस तरीके से कंटिन्यू आता जाएगा। और ये सारे कहाँ लाई कर रहे हैं? रियल नंबर में है कि नहीं है? मीन्स यही चीज़ तो मैंने बोला कि ये एक फंक्शन है, वेल डिफाइंड फंक्शन होगा, जो हमें बताएगा कि जो सारे नेचुरल नंबर है, जब उसको इनपुट देते हैं तो जो हमें एक रिलेशन मिल रहा आगे, जो सेट में लाई कर रहा है, वो क्या होगा? हमारा रियल नंबर का ही पार्ट होगा, जो कोडोमेन होगा। जो भी चीज़ें आएँगी सब रियल नंबर का ही पार्ट होंगी। बात समझ आई ना? ये चीज़ होता है हमारा सीक्वेंस। लेकिन सीक्वेंस की लिमिट क्या होती है? रेंज क्या होता है? इस बात को भी हमें सीखना है। तो देखिए अगली चीज़ जो हम बात करेंगे, सीक्वेंस के रेंज की बात करेंगे। तो रेंज क्या होता है सीक्वेंस का? जो उसके कोडोमेन का जो सेट होता है, क्या होता है? कोडोमेन का सेट होता है, जो उसके एलिमेंट्स का सेट होता है, वही उसका रेंज होता है। क्या होता है? रेंज। मतलब इस सीक्वेंस की अगर रेंज की बात की जाए, जो हमने लिखा है हुआ है बनाते हैं रेंज करके सेट का, इसका रेंज क्या बोलेंगे? यहाँ से यहाँ तक के जितने एलिमेंट है इसके रेंज है। लेकिन अगर मैं कुछ और दूसरे सेट्स लिखूँ, जैसे मैं दे रहा हूँ एफ ऑफ एन इक्वल टू -1 की पावर एन। अब मैं एन की वैल्यू कुछ भी पुट करता जाऊँ। पहले अगर मान लो मैंने 1 पुट किया, तो -1 मिलेगा, फिर 1 मिलेगा, कंटिन्यू मिलता जाएगा। अगर आप इसको ऐसे लिखोगे, तो -1, 1, -1, -1 इस तरीके से कंटिन्यू मिलता जा रहा है। तो हमने एक चीज़ ऑब्ज़र्व की, या तो इस सेट में वैल्यू -1 आ रही या +1 आ रही, इसके अलावा कुछ नहीं आ रही। इसको जब आप अभी आगे पढ़ोगे तो ऑसिलेटरी सीक्वेंस में पढ़ोगे, ठीक? लेकिन अभी के लिए तो हम इसको बस रेंज के नाम पे, रेंज के तौर पे डिस्कस करें, तो हम देखिए इसकी रेंज कितनी जा रही है। या तो -1 आ रही या फिर 1 हो रहा। तो हम क्या बोल सकते हैं? यहाँ पे भी वही चीज़ है, यहाँ पे भी वैसी चीज़ें मिल रही है, हमें नहीं मिल रही है। तो जब हम कंटिन्यू ऐसी चीज़ें देख रहे हैं, तो हम क्या बोलेंगे? इसकी रेंज क्या हो सकती है? या तो -1 हो सकती है या 1 हो सकती है। याद रखिएगा हमेशा कि जब भी सेट में कोई एलिमेंट लिखते हैं, उसको रिपीट नहीं किया जाता है, ठीक है? उसके ऑर्डर से नहीं मतलब है, हम आगे-पीछे लिख देंगे चलेगा, लेकिन हम उसके एलिमेंट्स को बार-बार रिपीट नहीं करेंगे। ये बात याद रखिएगा आप लोग। इस सीक्वेंस की रेंज कितनी हो जाएगी? -1 से 1 हो जाएगी। बात समझ में आएगी सर? ये था हमारा सीक्वेंस। देखिए कितना आसानी से हम लोगों ने इसको समझा है। अभी मैं आपको इसके कुछ और क्वेश्चंस करा रहा हूँ और आपको बताऊँगा कि देखिए सीक्वेंस है कि नहीं, आप पहचान के बताओ मुझे। तो आप उसको जब करोगे तो कितना आसान होगा। आप बस न्यूमेरिक्स को इसके करते जाइएगा। ये थ्योरेटिकल पार्ट्स है, आपको बहुत ही आसान लगने लगेगा फिर। अगर आप न्यूमेरिक्स नहीं करोगे, अवॉइड करोगे, तो फिर ये आपके लिए जैसे पहले से रोमन फैल रखा है बहुत हार्ड होता है, ये हार्ड ही रहेगा। इसके बारे में और कुछ नहीं कहा जाएगा इससे ज़्यादा, ठीक है? तो देखिए सीक्वेंस को हम लोगों ने बता लिया। जब हम इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स की बात करेंगे कुछ, अगर हम इसके कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट की बात करें, इम्पोर्टेंट पॉइंट सीक्वेंस में क्या-क्या चीज़ें होती हैं, अगर हम उन पे डिस्कशन करना चाहें, तो देखिए सीक्वेंस क्या होता है? जो सीक्वेंस का डोमेन होता है, मैंने वो डिफाइन किया था ना, एफ सच दैट एन टू आर, पहले हैश बताया था, फिर मैंने बोला नॉन इम्पटी सेट है। मान लिया हमने एक रियल नंबर का सेट ले लिया तो आर पे कर दिया था, तो कंफ्यूज मत होइएगा आप लोग। अब देखिए जब डिफाइंड किया हमने, तो जो इसका ये डोमेन वाला पार्ट है, ये ऑलवेज सेट ऑफ नेचुरल नंबर होता है। होगा कि नहीं होगा?
ये नेचुरल नंबर है तो नेचुरल नंबर का ही सेट होगा कि नहीं होगा? तो इस बात को याद रखिएगा, आपसे एमसीक्यू के फॉर्म में आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि सीक्वेंस का जो डोमेन होता है वो किस नंबर का सेट होता है। आपके सामने ऑप्शन वहाँ 1 दे दिया जाएगा, पहला नेचुरल नंबर, दूसरा दे दिया जाएगा होल नंबर, तीसरा बोथ दे दिया जा सकता है, चौथा नन ऑफ दीज़ दे दिया जा सकता है। तो आप उसमें जो पहला ऑप्शन मैंने बोला कि नेचुरल नंबर वाला है, वहाँ पे ऑप्शन का ऑर्डर चेंज नहीं हो सकता, लेकिन आपको क्वेश्चन तो यही पूछेगा, ऐसे ही ऑप्शन देगा, तो आपको इस तरीके से उसको टैकल करना और ध्यान से डेफिनेशन को बारीकी से पढ़िए, तभी आप उस चीज़ को कर पाओगे अगर एमसीक्यू फॉर्मेट में आया, ठीक है? इसके बाद जो कुछ और चीज़ें हैं जिनके बारे में बात करेंगे, तो वो क्या हो जाएगा, पहली चीज़ तो हमने ये बोल लिया, अब सीक्वेंस को डिनोट कैसे करते हैं, ये भी बात याद रखिएगा। तो मैंने बोला था बहुत जगह आप एसएन लिखा दिखोगे, एन वहाँ पे एस लिया हुआ था, एन से एस भी डिफाइन कर रहा था इसलिए एस था, मैं ए आर लिया था, बोल रहा हूँ मैं यहाँ एन से कर दे रहा हूँ, कंफ्यूज मत होइएगा। ये सीक्वेंस को इस तरीके से इस सिंबल के अंदर लिखते हैं, याद रखिए, या तो आप पूरा लिखो ऐसे सीक्वेंस एन, क्या लिखोगे सीक्वेंस एन आर करके, या फिर ऐसे लिखो, दोनों में से आप कुछ भी लिखोगे बिल्कुल सही होने वाला है आपका, ठीक है? इसके बाद जो बात करेंगे हम लोग, वो हमारा होगा कि जैसे मान लीजिए एक फंक्शन लेते हैं, मान लीजिए एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, मैंने क्या बोल दिया एन दे दिया। अब एन की वैल्यू आपको क्या कर दिया जाता है, यहाँ एन लिखिए क्योंकि फंक्शन हमारे नेचुरल नंबर में डोमेन होता है ना सेट का, तो एन ही रहेगा, एक्स नहीं होगा, ठीक? जब आप एन की वैल्यू पुट करते जाओगे नेचुरल नंबर की वैल्यू, फर्दर आप पुट करोगे, क्या पुट कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 और एंड सो ऑन कर लीजिए। देखिए नेचुरल नंबर की एक सबसे अच्छी प्रॉपर्टी ये याद रखिएगा आप, कि जब कभी भी आप किसी नेचुरल नंबर में +1 करते हो, आप एक बात याद रखना, आपको अगला ही नेचुरल नंबर मिलता है और कुछ नहीं मिलेगा। आप चाहे किसी भी नेचुरल नंबर में 1 पुट करो, ऐड करोगे, तो आपको अगला ही नेचुरल नंबर मिलेगा। और याद रखना नेचुरल नंबर या इंटीजर तक में नेचुरल नंबर होल एफएन जो होगा हमारा, ठीक है, जेनरेट टर्म जो होगा उसमें यहाँ पे क्या आ जाएगा, एन ही आएगा, और इसको एन बोल सकते नहीं बोल सकते, मीन्स जो हम यहाँ पे एन को ऐसे लिख रहे हैं शॉर्ट में, हम इसको अगर ओपन करके लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, A1, A2, A3, ये कहाँ तक है हमारे टर्म का, एन तक है कि नहीं है? तो यही चीज़ ये बताता है, इस बात को आपको याद रखना है। बात समझ आई कि नहीं? अब अगर आप इनके एलिमेंट्स को भी लिखना चाहते हो तो लिख दो, A1 की वैल्यू क्या आई है आपके पास 1 आई, A2 की 2 आई है, A3 की 3 आई है, A4 की 4। अब जहाँ तक आपको मिले आप कंटिन्यू करते जाओ, इनफाइनाइट n की वैल्यू जितनी बड़ी पुट करो उतना ज़्यादा बढ़ता जाएगा। बात समझ आई नहीं सर आपको? तो ये तो हो गया हमारा सीक्वेंस। अब इसके बाद बात करेंगे हम कि रेंज ऑफ सीक्वेंस जो था, मैं बोल रहा था कि रेंज ऑफ सीक्वेंस होता क्या है, अगर उसके डेफिनेशंस की बात करें तो वो भी मैं लिख के लाया हूँ, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं है, आपको वो भी अच्छे से तरीके से मैं दे दे रहा हूँ, ठीक? तो चलिए उसको मैं आपको दिखा दे रहा हूँ करके पहले। तो देखिए जब हमें रेंज ऑफ सीक्वेंस की बात करनी है, तो रेंज ऑफ सीक्वेंस की बात करेंगे हम लोग। तो जब रेंज ऑफ सीक्वेंस की बात करेंगे हम लोग, तो रेंज ऑफ सीक्वेंस होता क्या है, इस बात को भी समझ लीजिए। रेंज ऑफ सीक्वेंस जो होता है बच्चा, वो क्या होगा हमारा, तो रेंज मतलब देखते ही समझ में आ गया, जैसे आप लोग बोलते हो, आप लोग अपने घर में बहुत लोग बोलते सुना, अरे वो तो हमारे रेंज में था, हम उसको पकड़ ही लेते। मतलब उसकी कुछ लिमिट रही होगी, कुछ दूरी डिफाइंड होगी, नहीं इतने से इतना हो सकता है। इसी तरीके से सीक्वेंस में भी ये चीज़ होती है, मीन्स कहाँ से कहाँ तक चीज़ें हो सकती हैं, क्या नहीं हो सकता, क्या हो सकता है। तो आप याद रखना कि द सेट ऑफ ऑल डिस्टिंक्ट टर्म ऑफ अ सीक्वेंस जो होता है उसे क्या बोलते हैं, उसका रेंज बोलते हैं। मतलब हम इसका डेफिनेशन लिखना चाहें तो मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, देखिए द सेट ऑफ ऑल डिस्टिंक्ट टर्म ऑफ अ सीक्वेंस इज कॉल्ड इट्स रेंज। उसको हम क्या बोलेंगे, उसका रेंज बोलते हैं। बात समझेंगे समझ? अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें, इसके एग्जाम्पल को अगर हमें लिखना हो, अगर हम इसके एग्जाम्पल को लिखना चाहें, मान लीजिए एक सीक्वेंस मैंने एन लिखा, ठीक है, इसको मैं डिफाइन कर रहा हूँ किस तरीके से, 1/n लिख रहा हूँ। अब मैं बोल रहा हूँ कि सीक्वेंस का जो डोमेन होता है नेचुरल नंबर का सेट होता है कि नहीं होता है? तो जब हम इसको पुट करेंगे, यहाँ पे पुट करेंगे, एन की वैल्यू मान लो हमने 1 पुट किया, ये पहले 1 ही आएगा, ठीक है। जब हम A1 फाइंड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 आएगा। A2 करेंगे तो 1/2 आएगा, A3 करेंगे बच्चा तो 1/3 आएगा। इस तरीके से पुट करते जाएँगे तो आ रहा है कि यार, जब आप इसका एक सेट लिखोगे an इक्वल टू, आपने लिखा था 1/n, हमारे क्वेश्चन में मैंने बोला था, n की वैल्यू जब आपने पहले 1 पुट की तो क्या है आपके पास 1, 1/2, 1/3, 1/4, इस तरीके से आता जा रहा है कि नहीं जा रहा? तो ये चीज़ क्या हो जाएगी, सीक्वेंस की रेंज हो जाएगी। क्या हो जाएगी, रेंज। अब एक क्वेश्चन यहाँ पे एक अच्छे से बन सकता है, देखो क्या मैंने सीक्वेंस को डिफाइन किया था, तो बोला था कि स्पेशल टाइप का फंक्शन है, नेचुरल नंबर से आर पे डिफाइन कर दिया था हमने, कर दिया था कि नहीं कर दिया था?
तो नेचुरल नंबर से आर पे जब हमने डिफाइन किया था, तो देखिए इसको बोला था मैंने क्या डोमेन, और इसको क्या बोला था, वो डोमेन बोला था कि नहीं बोला था। अब ये जो नंबर है, ये रियल नंबर के पार्ट है कि नहीं है? मीन्स हम बोल सकते हैं कि जो सारे रेंज होते हैं, कोडोमेन के क्या हो सकते हैं? सबसेट होते हैं। क्या होते हैं? सबसेट। तो एक क्वेश्चन यहाँ पे और आपसे ट्रिकी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि असर्शन रीजन टाइप्स का, कि आपसे पूछा जा सकता है कि ये बताइए मुझे कि जो सीक्वेंस का रेंज होता है, क्या वो कोडोमेन का सबसेट होता है या नहीं होता? अब इस स्टेटमेंट को सपोर्ट करने के लिए 2-3 चीज़ें बोल दी जाएँगी। असर्शन सही है या रीजन गलत है, इसको आपसे कुछ भी तरीके से घुमा के पूछा जा सकता है, लेकिन पूछेगा यही चीज़, ठीक है? तो इस बात को भी आपको याद रखना है। तो चलिए ये तो हमारी हो गई रेंज ऑफ सीक्वेंस की बात। अब रेंज ऑफ सीक्वेंस से आगे थोड़ा-सा बढ़ेंगे, एक क्वेश्चन और देखते हैं, एक एग्ज़ाम्पल और कर देते हैं, ठीक है? देखिए एक एग्ज़ाम्पल अगर और करना चाहेंगे हम, तो एक एग्ज़ाम्पल क्या करते हैं मैं लिख दे रहा हूँ, उसको भी आप देख के बताते चलो, आप बताओगे फटाफट, मैं लिखता रहूँगा, ठीक है? an इक्वल टू मैं लिख दे रहा हूँ, -1 की पावर क्या लिख दे रहा हूँ, n लिख दे रहा हूँ, एक सीक्वेंस और बोल दिया। अब जानते हैं n तुम्हारा नेचुरल नंबर में बिलॉन्ग करता है, n की जो वैल्यू पुट करेंगे सब कहाँ से लाएँगे? नेचुरल नंबर से लाएँगे। अगर हमने n की वैल्यू 1 पुट की, तो देखिए -1 की पावर 1। अब एक बात याद रखिएगा, जब किसी नेगेटिव नंबर की पावर ऑड नंबर होती है, तो रिज़ल्ट आपको हमेशा नेगेटिव मिलता है, और जब किसी नेगेटिव नंबर की पावर, ठीक है, इवन नंबर रहती है, तो आपको रिज़ल्ट क्या मिलता है? पॉज़िटिव मिलता है। इस बात को आप एक ट्रिक के तौर पे याद रख सकते हैं। तो जब आप इसको यहाँ पे पुट करोगे फर्दर, तो आपको सबसे पहले क्या मिलना है? -1 ही है ना, 1 तो ऑड नंबर होता है, तो आ जाएगा -1। लेकिन जब आप n की वैल्यू 2 पुट करोगे, तो -1 की पावर जब 2 करोगे, तो 1 मिलेगा। जब फिर 3 करोगे, फिर ऑड हो जाएगा, तो आपको फिर -1 मिलेगा। मीन्स इसका जो सेट बनेगा आपका क्या बनेगा? -1, 1, -1, 1, -1, इस तरीके से इसका सेट बन रहा है ना। तो आप इसे देख रहे हो, इसमें या तो 2 ही एलिमेंट मिलेंगे, या तो +1 है या फिर -1 है। तो इसका जो रेंज होगा, वो हो सकता है -1 से +1 तक ही हो सकता है। तो ये जो सीक्वेंस मैंने लिखा था an इक्वल टू -1 की पावर n, इसका रेंज क्या होगा? तो आप बोलना -1 या 1 हो सकता है। इसका सेट आप बनाओगे। और एक बात याद रखना, इससे रेंज पूछेगा कि रेंज क्या कोडोमेन का सबसेट होता है? आप बोलना बिल्कुल होता है, क्योंकि कोडोमेन में रियल नंबर होता है, और रियल नंबर में सभी नंबर आते हैं। और सबसेट का मतलब क्या हो गया? उसमें जाके लाई करना चाहिए, उसमें होना चाहिए। बात समझ रहे हैं? मीन्स उसमें कॉमन है, वहाँ मिल रहा है वो। बात समझ रहे हैं? तो ये चीज़ आप इसको बोल सकते हैं कि जो रेंज होता है सीक्वेंस का, वो कोडोमेन, मीन्स यहाँ पे जो मैंने रियल नंबर लिखा है, अगर वहाँ पे एस लिखता हो तो एस का सबसेट बोलते, अगर मैंने आर लिखा है तो आप आर का सबसेट बोलोगे। बात समझ में आई आपको? ये था हमारा सीक्वेंस का टॉपिक। अब इसके बाद जो हमें बात करनी सीक्वेंस में, अब हमें कुछ एक कांस्टेंट सीक्वेंस के बारे में डिस्कस करना है कि कांस्टेंट सीक्वेंस आखिर होता क्या है? तो देखिए जब हम कांस्टेंट सीक्वेंस की बात करेंगे, तो जब कांस्टेंट सीक्वेंस की बात करेंगे, तो वो होता क्या है इस बात को भी समझ लीजिए। कांस्टेंट वर्ड सुनते ही आप लोगों ने सोचा होगा कि एक जैसी सारी चीज़ें होंगी, कोई चीज़ बदलेगी नहीं। सब कुछ जब जितनी भी वैल्यू पुट करोगे आपको हर बार एक ही चीज़ मिलेगा। मीन्स जैसे आप स्कूल में अपने गए, आपने मार्क्स स्कोर किया और आपके सारे सब्जेक्ट्स में इक्वल मार्क्स आ गए। आप बोलोगे मेरा तो कांस्टेंट मार्क रहा सारे सब्जेक्ट्स में, मेरा कहीं पे एक भी नंबर आगे पीछे नहीं हुआ, सब जगह इक्वल रहा। एज़ लाइक सेम आप कांस्टेंट सीक्वेंस को भी बोलने वाले हो। तो देखिए जो कांस्टेंट सीक्वेंस होगा, वो होता क्या है, इसका डेफिनिशन क्या होता है, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। बिल्कुल बताऊँगा आपको इसका डेफिनिशन। आप क्या बोलोगे इसका डेफिनिशन बोलना, और सीक्वेंस क्या बोलोगे? अब कोई सीक्वेंस पूछे तो आप बता लोगे ना? सीक्वेंस बोलना क्या? एक स्पेशल टाइप का फंक्शन होता है, जो नेचुरल नंबर से रियल नंबर को डिफाइन कर दिए, या एस बोल देना। फिर अब ये क्या होगा? स्पेशल टाइप का फंक्शन मीन्स कोई ना कोई एक स्पेशल टाइप का फंक्शन है, कुछ स्पेशल इसका रिलेशन होगा, एक स्पेशल टाइप का रिलेशन होगा, कैसे रिलेट कर रहा, जब हम इसके इनपुट्स को पुट करें तो आउटपुट में कुछ ना कुछ मिल रहा था, ये चीज़ें बोलोगे आप। अब देखिए यहाँ पे जब कांस्टेंट सीक्वेंस बात करेंगे, तो अब मैं बोल रहा हूँ अ सीक्वेंस एन इज सेड टू बी कांस्टेंट सीक्वेंस, इसको लिख लीजिए डेफिनेशन पहले, अ सीक्वेंस एम, ठीक है? इसको ऐसे लिख लीजिए, इज सेड टू बी कांस्टेंट सीक्वेंस। अब कब कांस्टेंट सीक्वेंस बोलेंगे? अब ये भी तो कंडीशन बताना होगा कि नहीं बताना होगा? इफ, अब बोलना है वही कंडीशन हमें बोलना है। अब कंडीशन क्या लिख सकते हैं? सीक्वेंस तो एन ही होता है। एन जब हमेशा क्या हो? सी के इक्वल हो। अब सी कोई एक नंबर है जो बार-बार वही मिल रहा है, हमें सीक्वेंस में जब भी कुछ पुट करेंगे बार-बार यही मिलना चाहिए और कुछ नहीं मिलना चाहिए, तो हम क्या बोलेंगे? ये हमारा क्या हो जाएगा? कांस्टेंट सीक्वेंस हो जाएगा। अब दूसरी चीज़ जो हमने यहाँ पे एन बोला है, अब एक कंडीशन और है। हमने आपको बताया था कि जो एन हम लिखते हैं वो नेचुरल नंबर से लिखते हैं। मीन्स एन को बिलॉन्ग्स करा दीजिए कहाँ से? ये बिलॉन्ग्स टू नेचुरल नंबर। अब बिलॉन्ग्स टू का कॉन्सेप्ट तो आप लोगों ने क्लास 11th में सेट में पढ़ा ही होगा। सबसे पहले चैप्टर में ये आपका दूसरा टॉपिक है सेट के बाद, ठीक है? तो यहाँ पे आप लोगों ने उसको पढ़ रखा है। तो यही चीज़ आपको बतानी है कि जब आप कोई सीक्वेंस होगा उसको कांस्टेंट सीक्वेंस तभी बोलोगे
जब आप एन इक्वल टू सी मीन सी आपका क्या होगा, जब एन की वैल्यू आप नेचुरल नंबर में से पुट करते हो आपको हमेशा एक ही कांस्टेंट नंबर मिलेगा, आप उसे क्या बोलोगे, कांस्टेंट सीक्वेंस बोलते हो। तो मतलब एक बात और बोला जा सकता है कि मान लीजिए एक सीक्वेंस लिखा एन, इसकी वैल्यू तो हमेशा बार बार वन ही मिलेगी, तो हम बोल सकते हैं कि इसका रेंज कितना होगा, इसका रेंज भी वन ही होगा। अब अगर किसी सेट में अगर एक ही एलिमेंट होते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, सिंगलटन सेट बोलते हैं। इसमें आपसे एक एमसीक्यू का क्वेश्चन ये बन सकता है कि कांस्टेंट सीक्वेंस का रेंज क्या होता है, तो ऑप्शन में आएगा ऑलवेज सिंगलटन सेट या ऑलवेज इम्पटी सेट, ठीक है, या बोथ दे सकता है या नन ऑफ दिस देगा। तो आप याद रखोगे क्या आता है, इसका जो रेंज होता है वो ऑलवेज सिंगलटन सेट होता है, एक ही एलिमेंट मिलता है। जैसे मैंने वन लिखा है एन की वैल्यू, आप चाहो तो टू लिखते जाओ, बार बार वही चीज एलिमेंट मिलेगा, तो आप क्या बोलोगे, तब भी जब आप भी उसका रेंज लिखोगे तो टू ही लिखोगे। और मान लो आपको बार बार टू ही मिल रहा है, टू मिल रहा है, कंटिन्यू टू मिलता जाएगा, आप क्या कहोगे, इस सेट का रेंज टू ही बोलोगे। अगर आपको थ्री मिले थ्री बोलोगे। लेकिन जब आप उसका सेट लिखोगे, मैंने बोला सेट में एलिमेंट एक ही बार लिखोगे, रिपीट नहीं होगा। अगर किसी सेट में एक एलिमेंट, तो आप उसको क्या बोलोगे, सिंगलटन सेट बोलोगे। मान लो मैंने वन लिखा, अगर टू लिखोगे तब भी सिंगलटन सेट है। ये टू नंबर शो कर रहा, ना कि एलिमेंट के नंबर को शो कर रहा है, ये सिर्फ एक एलिमेंट को शो कर रहा है। ये देख के कंफ्यूज मत होइएगा, यहाँ दो लिखा तो हम दो बोल देंगे, नहीं, ये एक एलिमेंट होता है सेट का। और याद रखिएगा जब भी सेट को लिखते हैं कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं, ठीक है, और उसको जब भी किसी सेट के इक्वल सपोज करते हैं तो हमेशा कैपिटल लेटर से ही सपोज करते हैं। देखिए मैंने जब नेचुरल नंबर का सेट बोला था, फंक्शन को डिफाइन सीक्वेंस को डिफाइन करते हैं, तो मैंने कैपिटल एन लिखा था, ना कि स्मॉल एन लिखा था। मैंने बोला था ना सेट ऑफ नेचुरल नंबर। ये बात भी आपको याद रखिए, अपनी कॉपी में लिखते वक्त इस चीज को भी अवॉइड करना है, ऐसी गलतियों को, ये आपके मार्क्स इस पे भी कट सकते हैं बिल्कुल। ठीक, ये रहा हमारा क्या, कांस्टेंट सीक्वेंस। अब इसके बाद हम बात करेंगे कि बाउंडेड सीक्वेंस होता क्या है। अब ये बाउंडेड सीक्वेंस है क्या, इस बात को भी हम समझेंगे। इससे पहले अगर हमें कुछ चीजें और नोट करनी, एक पॉइंट आप नोट करके लिख लीजिएगा, मैं इधर लिख दे रहा हूँ, आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। बाउंडेड सीक्वेंस होता क्या है, उस चीज को आप देखिए, यहाँ पे एक नोट करके आप लिखिए। नोट में क्या बोलेंगे आप, देखिए आपने इतनी सारी चीजें देखी, तो इसमें आपने कुछ चीजें ऑब्जर्व की होंगी। क्या क्या होगा, ऑल द टर्म जो है हमारे ऑफ सीक्वेंस के जो होते हैं, पुट कहाँ से होते हैं, रियल नंबर लाइन पे हम उसको पुट कर सकते हैं। देखिए जो भी वैल्यू मिली है, चाहे 1/2 मिली है, चाहे 3 मिला, जो भी मिल रहा है, मैंने बोला था कि मैंने रियल नंबर पे डिफाइन किया था, पहले एस लिखा था, तो मैंने कहा उससे अच्छा आप आर लिख लो, ज्यादा क्लियर होगा आपको। तो एन से आर पे हमने जब डिफाइन किया, सारे नंबर रियल नंबर के पार्ट होते नहीं होते। अब आप बताओ क्या 1/2 को रियल नंबर लाइन पे नहीं दिखा सकते हो, बिल्कुल दिखा सकते हो। 3 को दिखा सकते हो, 3/2 को दिखा सकते हो। मीन सारे जो सीक्वेंस के एलिमेंट्स है, जो सीक्वेंस है, उनको रियल नंबर लाइन पे क्या कर सकते हो, आप शो कर सकते हो, नहीं कर सकते। ये भी चीज आप एक पॉइंट करके नोट में लिख लो कि जो सीक्वेंस होता है उसको हम क्या कर सकते हैं, सीक्वेंस के जो नंबर्स होते हैं उसको रियल नंबर लाइन पे क्या कर सकते हैं हम, ऑल द टर्म जो हमारे सीक्वेंस के, हम उसको रियल नंबर लाइन पे क्या कर सकते हैं, शो कर सकते हैं। इस चीज को आपको नोट करना होगा। इसके बाद एक चीज रेंज वाले टॉपिक में और चीज रह गई है, उसको अगर हम बात करें तो रेंज ऑफ सीक्वेंस जो होता है वो या तो फाइनाइट होगा, मे और मे नॉट भी फाइनाइट हो सकता है। बात समझे, क्योंकि देखिए जब हम एक बार रेंज लिखे थे तो एक बार -1 1 लिखे थे, इस केस में तो हमें रेंज पता था। लेकिन जब हम एक सीक्वेंस ये भी लिखे थे कि 1 1/2 1/3, इस तरीके से डॉट डॉट कर दिया था, तो मैं यहाँ पे रेंज को डिफाइन नहीं कर पा रहा था। तो एक बार या तो हमें मिल सकता है, मे भी हो सकता है, या मे नॉट भी हो सकता है। बात समझे, तो फाइनाइट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ज्यादातर केसेस में आपको इनफाइनाइट ही मिलने वाला है, तो फाइनाइट वाला नहीं मिलेगा। बात समझ में ही नहीं समझे। ये था हमारा रेंज ऑफ सीक्वेंस के बारे में। और कांस्टेंट सीक्वेंस था, कांस्टेंट सीक्वेंस बताया, मैंने बताया कि जो सीक्वेंस के सारे टर्म्स होते हैं उनको हम रियल नंबर लाइन से डिनोट भी कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये सारी चीजें आप कर सकते हैं। इसके बाद जो आप पढ़ोगे वो होगा हमारा बाउंडेड सीक्वेंस। क्या होगा, बाउंडेड सीक्वेंस। अब बाउंडेड वर्ड सुनते ही एक बात तो और समझ लीजिए कि बाउंड मतलब क्या होता है, किसी से लिमिट में होगा, कुछ कंडीशन होगा, किसी के अंडर में रहता होगा, नहीं रहता होगा, तो ये बात है। अब इसको डिफाइंड कैसे करेंगे ये भी जानना हमें। तो जो बाउंडेड सीक्वेंस होगा क्या होगा, बाउंडेड सीक्वेंस, बाउंडेड सीक्वेंस को सबसे पहले जानने से पहले ना हमें इसके पार्ट्स को जानना पड़ता है। याद रखिएगा बाउंडेड सीक्वेंस दो टाइप के होते हैं, एक तो बाउंडेड एबव होता है, कैसा होता है, बाउंडेड एबव, और दूसरा होता है बाउंडेड बिलो। क्या होता है, बाउंडेड बिलो होता है। तो बाउंडेड एबव क्या होता है इसको डिफाइन करेंगे, और बाउंडेड बिलो को डिफाइन करेंगे। अब बाउंडेड एबव है मतलब इसका भी कुछ बाउंड होने का लिमिट होगा, कुछ अपर लिमिट होगी, मैक्स टू मैक्स वैल्यू हो सकती है, और इसकी मिनिमम वैल्यू हो सकती है, नहीं हो सकती, इस तरीके की चीज़ें हो सकती है। तो इनके डेफिनेशंस को जब आप देखोगे तो आपको मैं वही चीज़ें प्रॉपर तरीके से बताऊंगा, फिर साथ में कुछ एग्जाम्पल्स भी करवा दूंगा, जिससे आपको सारे कॉन्सेप्ट इसके क्लियर हो जाए, कोई डाउट्स ना रहे। प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि थ्योरी पढ़ने का कोई मतलब नहीं निकलेगा जब तक आप एप्लीकेशन नहीं करोगे। तो देखिए जब बाउंडेड सीक्वेंस पढ़ोगे
तो उसको डिफाइन करना है तो कैसे करेंगे? देखिए बाउंडेड सीक्वेंस को मैं लिखूँ यहाँ पे, तो देखिए जो पहला पार्ट है हमारा बाउंडेड में, मैंने बोला कि पहले इनको जानना होगा, बाउंडेड अबव सीक्वेंस को जानेंगे सबसे पहले, फिर बाउंडेड बिलो को जानेंगे, उसके बाद ही हम बाउंडेड सीक्वेंस को समझ सकते हैं, क्योंकि इन्हीं दोनों का रिलेशन ही रिलेट करके वो आता है, ठीक है? तो बाउंडेड अबव सीक्वेंस जब हम लिखेंगे, तो हमारा जो सीक्वेंस है, अब ये भी चीज़ आपको एकदम रट जानी चाहिए कि सीक्वेंस होता क्या है? बस कुछ नहीं, स्पेशल टाइप का फंक्शन है। बस कैसे डिफाइंड है बता दो, कैसे रिप्रेज़ेंट करते हैं। बाकी लिखने का तरीका तो एकदम आसान है, कैसे लिखना है, नेचुरल नंबर की वैल्यू पुट करोगे, आपको मिलता जाएगा उसका सेट, कोई दिक्कत नहीं है। बात समझ में आई कि नहीं? तो देखिए बाउंडेड अबव सीक्वेंस की बात करोगे, अब कैसे इसको डिफाइन करोगे? सबसे पहले अगर इसका डेफिनिशन बोलना चाहोगे, तो बोलोगे अ सीक्वेंस एन, क्योंकि मैंने बोला मैं सीक्वेंस को एन से लिखूँगा। बहुत सारे बुक में आप एसएन लिखा हुआ देखे होंगे, कन्फ्यूज़ नहीं होना बच्चा, दोनों जगह एक सही चीज़ें लिखी हैं। बस आप ध्यान से देखना किसको क्या सपोज़ किया गया है, इस वजह से ऐसा चीज़ें लिखी गई हैं। तो कन्फ्यूज़ मत होइएगा बिल्कुल आप लोग। तो देखिए जब इसको आप करेंगे, तो हम क्या सबसे पहले बोलेंगे अ सीक्वेंस एन इज़ कॉल्ड, उसे बाउंडेड अबव बोलेंगे। अब कब बोलेंगे बाउंडेड अबव किसी सीक्वेंस, उसका कंडीशन होगा कि नहीं होगा? इफ एलिमेंट m ले लेंगे बेटा, जिसको हम बताएँगे कि वो रियल नंबर में बिलॉन्ग करता है। कहाँ करता है? रियल नंबर में। और दूसरी चीज़ इस तरीके से बिलॉन्ग कराएँगे कि जो n होगा हमारा स्मॉल n वो नेचुरल नंबर में होगा एंड m जो होगा तब हम क्या बोलेंगे? उस सीक्वेंस का क्या कहलाएगा? अपर बाउंड कहलाएगा। मीन्स उसे हम क्या बोलेंगे? बाउंडेड अबव बोल देंगे। बात समझ आई कि नहीं समझी? तो हम उसे क्या बोलेंगे? बाउंडेड अबव सीक्वेंस। इसके डेफिनिशन को लिखना चाहोगे तो लिखो आप पहले। बोलो अ सीक्वेंस, क्या बोलोगे? अ सीक्वेंस an is said to be बाउंडेड अबव। अब कब बोलेंगे? अब यही चीज़ है, डेफिनिशन तो लिखोगे तो इतनी चीज़ें कॉमन अगर आपको लिखने का आगे। बस अब इसके बाद अब किसी सीक्वेंस को कब बाउंडेड अबव बोलते हैं, बस वो कंडीशन आपको याद होनी चाहिए। ये चीज़ रटने वाली बात नहीं होती। ये तो एकदम कॉमन सी बात है। अब ये मत रटिएगा कि अकबर एक महान राजा था। अरे वो तो राजा था ही, ठीक है? वो काम करेगा अपना। इसी तरीके से सीक्वेंस है होगा, बस आपको कंडीशंस याद होनी चाहिए कि इस सीक्वेंस में ये होता है, ठीक है? तो जब आप इस सीक्वेंस को बताओगे, आप बोलना क्या? इफ मैंने लिखा कि नहीं लिखा इधर? अभी नहीं लिखा? इधर लिखिए आप। क्या लिखोगे? इफ। अब कैसे है इफ? मैंने बोला एक एलिमेंट लोगे m, क्या लोगे? m, उसको कहाँ से बिलॉन्ग कराओगे? कहाँ पे वो लाई कर रहा होगा? किसका पार्ट होगा? रियल नंबर में से बिलॉन्ग कर रहा होगा, मिलेगा आपको। बात समझ में आई? अब इस तरीके से होगा, यहाँ पे लिखो सच दैट, क्या लिखोगे? सच दैट को शॉर्ट में एसटी लिख देना आप, कोई दिक्कत नहीं होगा, आपके एग्जाम में कोई मार्क्स नहीं काटने वाला, ठीक है? अब जो होगा एन होगा हमारा, सच दैट जो एन होगा, अब सीक्वेंस होगा, अब उसकी कुछ लिमिटेशन हो गई। एन कहाँ से आना चाहिए? एम का पार्ट होगा, एम पे लाई करेगा, एम में बिलॉन्ग करना चाहिए। और जो एम है, अब इसके बाद बोलना फॉर ऑल। अब जो n की वैल्यू है, n बिलॉन्ग करता था हमारा कहाँ? नेचुरल नंबर में, मीन्स कैपिटल N का सेट होता था। बात समझ में आई? तो उस केस में अब क्या बोलोगे आप? इस चीज़ को मैं लिख रहा हूँ, फिर आपको एक एप्लीकेशंस के थ्रू समझाऊँगा, ज़्यादा समझ में आएगा स्टेटमेंट। एंड m इज़ कॉल्ड, क्या बोलोगे? अपर बाउंड। तब उसे क्या बोलोगे? m इज़ कॉल्ड अपर बाउंड ऑफ सीक्वेंस an बोल सकते हो, ठीक है? आप इसको बोलोगे अपर बाउंड और सीक्वेंस। इतनी बात लिखी ना मैंने। अब देखिए इतना जब हमने लिख दिया, तो अब इस चीज़ को एक बार ध्यान से समझने की कोशिश करिए, फिर जब आप एप्लीकेशंस को करोगे तो देखिए एक मैंने बोला एक m होगा एलिमेंट, जो रियल नंबर होगा इस तरीके से होगा, जो an होगा इस m का पार्ट में वो बिलॉन्ग करना चाहिए, और जो n होगा स्मॉल n वो नेचुरल नंबर का पार्ट होना चाहिए। तो हम m को क्या बोलेंगे? m हमारा जो हो जाएगा अपर बाउंड। अगर इस चीज़ को एग्जाम्पल के थ्रू समझना है, एक एग्जाम्पल के थ्रू आप देखना चाहें, तो अगर इसके एग्जाम्पल को देखेंगे, एग्जाम्पल के थ्रू ही आप समझ पाएँगे इस बात को। जैसे मैं सीक्वेंस लिख रहा हूँ, एक an है, क्या लिख रहा हूँ? an। अब एक सीक्वेंस an इक्वल टू मैं लिख दे रहा हूँ 1/n, क्या लिख दे रहा हूँ? n। अब आप जानते हो कि जो n होता है, वो किसका पार्ट होता है? हमारा नेचुरल नंबर का पार्ट होता है। तो n की वैल्यू आप पहले 1 पुट करोगे, फिर 2 करोगे, 3 करोगे, 4 करोगे, 5 करोगे, पुट करते जाओगे, आपको इनपुट दोगे, आउटपुट मिलता जाएगा। बात समझ में आई नहीं? तो जब आप पुट करोगे तो आपको क्या मिल रहा? आप देखो पहले से, आपको 1 मिला पहले, फिर जब 2 किया आपने 1/2 मिला, फिर 1/3 मिला, 1/4 मिला, फिर 1 बाई क्या मिल रहा? 5 मिल रहा। अच्छा इस तरीके से मिलता जा रहा है ना। देखिए एक रियल नंबर लाइन बना रहे हैं, इस चीज़ को एकदम ध्यान से समझिए। अब यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ पहले क्या? 1 1, ठीक? इधर हमारा 0 है। अब देखिए जितनी भी वैल्यू 1 ये सब क्या करे? कंटिन्यू डिक्रीज़ करती जा रही, छोटी हो जाती जा रही। जिस फ्रैक्शन देखिए डिनोमिनेटर बड़ा होता जा रहा है, उतना फ्रैक्शन छोटा हो जा रहा है हमारा, वैल्यू छोटी होती जा रही। मतलब ये किधर की तरफ इंड करने जा रही है, घूमती जा रही है, मूव करती जा रही है, टुवर्ड्स 0 की तरफ आ रही है ना। मीन्स 1 जो होगी इस सीक्वेंस के लिए सबसे बड़ी वैल्यू है कि नहीं है? यही सपोज़ करो हमारा क्या है? m है। क्या हो गया? m।
तो एम क्या बोलेंगे? मैंने बोला कि एम क्या होना चाहिए? इसमें का पार्ट होना चाहिए एएन का। एएन का पार्ट है कि नहीं सीक्वेंस का? बिल्कुल है ना। मैंने आपको दिखाऊँ मैं यहाँ पे पीछे जो लिखा था, मैंने क्या बोला था कि जो एएन है वो एम में बिलॉन्ग करना चाहिए। देखिए मैंने बोला एएम को जगह मैंने जो सीक्वेंस का पहला टर्म था 1, अब मैं उसको दिखा रहा हूँ आपको कि आप देखोगे जो देखिए यहाँ पे 1 उस सीक्वेंस का पार्ट है कि नहीं है? एएन का पार्ट है कि नहीं? ये सीक्वेंस एएन ही इक्वल है ना हमारा। हम लिखेंगे देखिए इसमें है कि नहीं? एम है। अब एम था और जो हमारा एन था वो नेचुरल नंबर होना चाहिए। हमने पुट किया, बिल्कुल नेचुरल नंबर पुट किया, हर बार किया। तो देखिए जो रिज़ल्ट मिला हमें, क्या मिला कि एम जो होगा हमारा इन सब से क्या होगा? बड़ी वैल्यू है मीन्स एम से बड़ी वैल्यू कोई नहीं है। उसके बाद और सारी वैल्यू क्या हो रही है? उससे छोटी होती जा रही है, नहीं होती जा रही? तो मीन्स इस केस में हमारा क्या हो जाएगा इस सीक्वेंस में 1 जो होगा हमारा अपर बाउंड होगा और हम इसी सीक्वेंस को क्या बोलेंगे? तब अगर इसमें हमें अगर अपर बाउंड मिल गया तो हम इस सीक्वेंस को बोलते हैं बाउंडेड अबव सीक्वेंस। क्या बोलते हैं? बाउंडेड अबव सीक्वेंस। और जस्ट इसी का उल्टा बाउंडेड बिलो में करेंगे। बात समझ में आई कि समझ में आई? तो अब जब बाउंडेड अबव और बाउंडेड बिलो किसी सीक्वेंस दोनों एक साथ हो जाते हैं, उसको हम बोलते हैं बाउंडेड सीक्वेंस। ठीक है? तो देखिए ये बात आपको समझ में आई? देखिए कितने आराम से हमने इसको रियल नंबर लाइन पे लिखा। मान लीजिए पहले यहाँ पे 1 था, फिर हम आगे 1/2 लिख दे रहे हैं, फिर 1/3 लिख दे रहे हैं, फिर 1/4 लिख दे रहे हैं। कंटिन्यू देखिए 0 की तरफ मूव करता जा रहा है, वैल्यू छोटी होती जा रही है। मीन्स 1 जो हो गया सबसे बड़ी वैल्यू हो गई और जो m हमारा हमने इसको बोला m है और यही m हमारे सीक्वेंस का पार्ट है जो हमने बोला था और जो n है वो नेचुरल नंबर ही हमने पुट किया, हर बार नेचुरल नंबर। हम क्या बोलेंगे? अगर ऐसा केस मिल रहा तो m क्या हो जाएगा हमारा अपर बाउंड और m क्या है हमारा 1 है। इस सीक्वेंस का अपर बाउंड क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। मीन्स ये हमारा सीक्वेंस कैसा सीक्वेंस होगा? बाउंडेड अबव सीक्वेंस होगा। बात समझ में आई नहीं समझ में आपको? ये था हमारा बाउंडेड अबव सीक्वेंस का कॉन्सेप्ट। इसके बाद अगर आपको और क्वेश्चंस करने हैं तो मैं वो भी करवा रहा हूँ, बिल्कुल करेंगे हम लोग। ठीक है? जब उसको करेंगे हम लोग तो याद रखिएगा उसमें भी ऐसी चीज़ें करनी, बस ऐसी चीज़ों को ढूँढते जाना, कुछ नया नहीं करना है, ठीक? तो देखिए जब हम लिख रहे हैं, मान लीजिए एन लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं? एन इक्वल टू जो पहले लिखे थे -1 की पावर एन लिखा था। अब हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास में? या तो पहले -1, 1, -1, 1, -1 यही मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? कंटिन्यू यही मिल रहा है। अगर हम इसके रेंज को लिखने की बात करें तो रेंज इसका क्या होगा? -1 टू 1 हो रहा है। ये तो सिंगलटन सेट नहीं है, मीन्स कांस्टेंट सीक्वेंस का ही रेंज जो होता था वो सिंगलटन सेट मिलता था, ये भी बात आपको याद रखनी है। इसके बाद जब आपने इसमें वैल्यूज़ को पुट किया, तो आप क्या ऑब्ज़र्व कर रहे हो कि देखिए इसमें जो सबसे बड़ी वैल्यू है इस सीक्वेंस की, क्या हो सकती है? इस सीक्वेंस में सबसे बड़ी वैल्यू क्या? अगर रियल नंबर लाइन बनाओगे, आप पहले यहाँ 1 लिखोगे, यहाँ पे 0 लिखोगे, इधर -1 लिखोगे। तो जितनी वैल्यू है 1 इस सीक्वेंस की सबसे बड़ी वैल्यू है और -1 इस सीक्वेंस की क्या है? सबसे छोटी वैल्यू है। मीन्स 1 जो हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा? m हो जाएगा और ये हमारा m जो है इस सीक्वेंस का पार्ट है। तो हम बोल सकते हैं कि an जो है हमारा वो किसमें बिलॉन्ग कर रहा है? an को हम बिलॉन्ग करा रहे हैं सेट ऑफ यहाँ पे an जो हमारा m लिखना होगा यहाँ पे, माफ़ करिएगा। तो जो m है वो हमारा किसमें है? an में बिलॉन्ग कर रहा है कि नहीं कर रहा है? इसमें है कि नहीं है? और यही m जो है हमारे इस सीक्वेंस के लिए सबसे बड़ी वैल्यू है। इसके बाद जितनी वैल्यू है सारी क्या है? इससे छोटी है। तो 1 क्या हो जाएगा? हमारा अपर बाउंड हो जाएगा। तो ऐसा अगर सीक्वेंस लिखा होगा तो हम उसको क्या बोलेंगे? बाउंडेड अबव सीक्वेंस बोलेंगे बेटा। क्या बोलेंगे? बाउंडेड अबव सीक्वेंस। तो आप इस तरीके से बिल्कुल आराम से चेक कर सकते हो, ये सीक्वेंस बाउंडेड अबव है या बाउंडेड बिलो है, ये चीज़ें आप बता सकते हो। एक बात और सीक्वेंस के बारे में याद रखना, सीक्वेंस जो होता है ना, ये किसी भी नंबर्स को अगर लिखते हैं पैटर्न को तो उसका सिस्टमैटिक अरेंजमेंट होता है। मीन्स हम इसके अगले टर्म्स क्या आएगी, एक डेफिनिट ऑर्डर में होता है। हम उसको ये भी बता सकते हैं, जैसे आपने एपी में सपोज़ दैट ठीक है 3, 5, 8 ये मैंने लिख रहा हूँ एंड सो ऑन कर रहा हूँ। इस तरीके से टर्म लिख रहा हूँ। तो देखिए अगर आप इसका nth टर्म लिखना चाहोगे, Tn इक्वल टू क्या लिखोगे आप? क्लास 10th में ही पढ़ लिए होगे एपी और 11th में भी है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी करोगे। तो देखिए a की वैल्यू तो हमारी 5 है और n की वैल्यू पता नहीं है, ठीक है? हमें nth टर्म ही लिखना है और d कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा? 3 है, यहाँ पे 2 आ जाएगा। जब आप इसको सॉल्व करोगे 5 प्लस 2n माइनस 2 लिखोगे तो क्या आ जाएगा? 2n प्लस 3 आएगा नहीं? अब ये हमें nth टर्म मिल गया। अगर हम इसमें n की वैल्यू पुट करेंगे पहला टर्म, 2 करेंगे दूसरा टर्म, 3 करेंगे तीसरा टर्म, इस तरीके से हम पूरे सीक्वेंस को लिख सकते हैं बेटा। तो याद रखिए सीक्वेंस क्या होता है? एक वेल डिफाइंड फंक्शन होता है जिसमें हम आगे आने वाला फंक्शन टर्म्स क्या होगा उसको भी बता सकते हैं। डेफिनिट ऑर्डर और रूल के अकॉर्डिंग चलता है सीक्वेंस। ऐसे नहीं कि रैंडमली कुछ भी लिख देंगे सीक्वेंस हो जाएगा, नहीं। इसको लिखने का प्रॉपर ऑर्डर होता है। फिर हमने क्या जाना? सीक्वेंस की रेंज को जाना, ठीक है? कांस्टेंट सीक्वेंस को जाना, बाउंडेड अबव सीक्वेंस को जान लिया। अब हमें जानना है क्या? बाउंडेड बिलो सीक्वेंस, जो आज का हमारा टॉपिक होगा। उसके बाद जो आज का लास्ट टॉपिक होगा बाउंडेड सीक्वेंस। उसके बाद हम अगली क्लास में लिमिट ऑफ सीक्वेंस को डिस्कस करेंगे, उसके कुछ क्वेश्चंस और थ्योरम्स को करेंगे और उसके बाद एट द एंड जो लास्ट लेक्चर होगा हमारा उसमें हम क्या करेंगे?
इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस जो है आपके एग्जाम में जो आए हुए हैं और जो आने के प्रोबेबल है उनको मैं आपको कराऊंगा, ठीक है। तो देखिए जो अब दूसरा है हमारा क्या, बाउंडेड बिलो सीक्वेंस। क्या बोल रहा हूँ मैं, बाउंडेड बिलो सीक्वेंस। बाउंडेड बिलो सीक्वेंस क्या होगा, अभी बाउंडेड एबव लिखा था तो उसमें बड़ी वैल्यू देख रहे थे। अब बाउंडेड बिलो में क्या होगा, ये वैल्यू क्या होगी, सबसे छोटी होगी, बाकी इससे आने वाली हर वैल्यू क्या होगी सीक्वेंस की, बड़ी होगी। बात समझे, मतलब इसको भी डिफाइन करने का एक ऑर्डर उसी तरीके से होगा। तो सबसे पहले हम वही कॉमन लाइन लिखेंगे, अ सीक्वेंस एन इज सेड टू बी बाउंडेड बिलो। ये तो कॉमन सी लाइन हो जाएगी, क्योंकि सीक्वेंस को डिफाइन करना है तो सीक्वेंस को बोलना पड़ेगा। बस अब उसके बाद का कंडीशन इंपॉर्टेंट है। क्या इंपॉर्टेंट है, कंडीशन। तो कंडीशन क्या लिखना है, यही बात आपको याद रखनी है। कंडीशन जब आप लिखोगे तो कंडीशन क्या है, वही चीज मैं लिखूंगा, आप उसको ध्यान से देखिएगा और उसको समझने की कोशिश करिएगा। पहले यहाँ लिखिए, अ सीक्वेंस, क्या बोलोगे, अ सीक्वेंस एन is said to be बाउंडेड बिलो। अब यहाँ लिख दीजिए इफ। अब हमें वही कंडीशन जो हम लोग जानते हैं उसी को लगाना है, ठीक है। तो देखिए अगर ये बाउंडेड बिलो होगा तो कहने का कुछ सेंस होगा कि जो एम होगा हमारा, अब एम क्या होगा, लेस आर इक्वल हो जाएगा ए एन से। क्या हो जाएगा, लेस आर इक्वल होगा। जो सीक्वेंस का टर्म होगा उससे क्या होगा, लेस भी होगा, ए एन का ही पार्ट होगा, बट क्या होगा, क्यों क्या होगा, देयर एग्जिस्ट अ कांस्टेंट होगा। जो ऐसे हम क्या बोल सकते हैं, यहाँ पे लिख लो पहले, देयर एग्जिस्ट अ कांस्टेंट। क्या लिख लोगे, देयर एग्जिस्ट अ कांस्टेंट एम बिलोंग्स टू, कहाँ करा दे, एम को कहाँ से लाई कराओगे, रियल नंबर से ही लाओगे चूज करके, ठीक है। अब किस तरीके से होगा कि जो एम होगा वो लेस आर इक्वल होगा ए एन के फॉर ऑल। अब यहाँ पे यही कंडीशन मेंशन करना है, जो स्मॉल एन होता है कहाँ से बिलोंग करता है, नेचुरल नंबर से होता है कि नहीं होता है। ये बात आपको याद रखनी है, ये आपका जो मेन है यही रूल है, मीन्स इसी पे आपको वर्क कराना है। उसको जब ये कंडीशन फॉलो करेगा आपका सीक्वेंस, तो आप उसको क्या बोलोगे, बाउंडेड बिलो सीक्वेंस। आप इसको भी एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊंगा ना तो ज़्यादा आसान लगेगा। आप पहले इस डेफिनेशन का एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, मैं साइड हो ले रहा हूँ, ठीक। तो देखिए यहाँ तक चीज़ें हो गई होंगी। तो चलिए जब इसके एग्जाम्पल को करेंगे हम लोग, तो एग्जाम्पल करेंगे तो एग्जाम्पल को करते वक्त हमें एक बात का याद रखना है, सबसे आसानी से करना है इसको। अब एग्जाम्पल को करेंगे, कोई तो एक सीक्वेंस का एग्जाम्पल लिखो, पहले कोई एक सीक्वेंस लोगे। अब कोई एक ऐसा सीक्वेंस आप लोग सोचो जिसकी वैल्यू पुट करें तो हमें बाउंडेड बिलो मिले, मीन बाउंडेड एबव से जस्ट उल्टा काम करना है। तो एक सीक्वेंस मैं ले रहा हूँ, एन लिखा और उसको बोल दे रहा हूँ 1/n, फिर से लिखा। अब मैं आपको समझा रहा हूँ कि ये कैसे बाउंडेड बिलो हुआ, बात समझेंगे समझिए। मैंने बोला था कि वहाँ पे जो m था वो लेस आर इक्वल ए एन था, और ऑल n बिलोंग्स टू n, था नहीं था। और जो m था वो किसका पार्ट था, हमारा रियल नंबर का पार्ट था, मीन रियल नंबर में बिलोंग्स कर रहा था। इतनी बातें आपसे बोली गई थी कि नहीं बोली गई थी। तो देखिए जब आप इसकी वैल्यू को पुट करोगे आपको सबसे पहले क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, 1/2 मिलेगा, 1/3 मिलेगा, 1/4 मिलेगा, 1/5 मिलेगा। इस तरीके से जा रहा है ना। जब आप इसको रियल नंबर लाइन पे करते थे, सबसे आसान तरीका है बाउंडेड अबव बाइनरी बिलो को समझने का, रियल नंबर लाइन पे आप यहाँ लिखो 1, ठीक है। अब ये जीरो की तरफ कंटिन्यू मूव कर रहा है क्योंकि वैल्यू घटती आ रही, इधर ही आ रहा है ना। तो एक टाइम आएगा जब इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, जीरो आएगी कि नहीं आएगी। तो इस सीक्वेंस की सबसे छोटी वैल्यू क्या हो सकती है एट द एंड में, जीरो ही होगी कि नहीं होगी, होगी नहीं। ये डिक्रीज करते करते देखिए नंबर बढ़ता जा रहा है, कंटिन्यू कहाँ फर्दर मूव करेगा, जीरो की तरफ आएगा और एक टाइम आएगा कि जीरो हो जाएगा, ठीक। तो जीरो इस सीक्वेंस के लिए क्या हो जाएगा, अब इससे छोटी वैल्यू और कोई इस सीक्वेंस के लिए नहीं हो सकती। तो इस केस में जीरो क्या हो जाएगा, हमारा लोअर बाउंड हो जाएगा। अगर लोअर बाउंड अगर किसी सीक्वेंस में है तो उस सीक्वेंस को क्या बोलेंगे, बाउंडेड बिलो सीक्वेंस बोलते हैं। तो आप इसको नंबर लाइंस के थ्रू एकदम आसानी से समझ सकते हैं। इसके बाद अगर हम और एग्जांपल्स की बात करें तो वो भी है हमारे पास, वो भी हम लोग करेंगे, ठीक है। तो जब इसके और एग्जांपल्स की बात करेंगे हम लोग, तो उसको करते वक्त देखिए जब हम एन इक्वल टू जैसे -1 की पावर एन ही लिया था हम लोगों ने, उसको भी पुट करें ना, उसमें मैंने बोला था कि नहीं बोला था आपसे, देखिए यहाँ पे +1 जो होगी सबसे बड़ी वैल्यू है और सबसे छोटी वैल्यू -1 ही थी। मैंने आपसे पिछले एग्जाम्पल में बात की थी। देखिए फिर से वही एग्जाम्पल के थ्रू एकदम रिलेट कर रहा है, एन इक्वल टू -1 की पावर एन। अब जब आप एन की वैल्यू पुट कर रहे हो, नेचुरल नंबर ही पुट करोगे। जब ऑड नंबर रहेगा तो आपको माइनस में भी रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि किसी भी नेगेटिव नंबर की पावर अगर ऑड नंबर है, क्या है ऑड नंबर, तो रिजल्ट आपको नेगेटिव मिलता है। अगर किसी नेगेटिव नंबर की पावर इवन नंबर है तो आपको रिजल्ट क्या मिलता है, पॉजिटिव मिलता है। तो जब आप पहले 1 पुट करोगे तो माइनस में आएगा, ठीक, थोड़ा नीचे लिख कर माइनस में जाएगा। तो देखिए जब सेट बनाएंगे -1 पहले आएगा, जब 2 पुट करेंगे +1 आ जाएगा, फिर -1, फिर +1, -1, इस तरीके से कंटिन्यू अल्टरनेट आता जाएगा, एक के बाद एक आ रहा है, नहीं आ रहा।
ये ऑसिलेट भी कर रहा है, इसको हम अभी अगले लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे जब मोनोटोनिक और इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के बाद वाले टॉपिक्स को पढ़ेंगे। तो देखिए जब हम इसकी वैल्यू देख रहे हैं, इसको अगर रियल नंबर लाइन पे आप लिखोगे, तो देखिए एक तो 1 हो गया हमारा, यहाँ 0 और ये -1। तो -1 से जितनी भी वैल्यू है सारी क्या है सीक्वेंस की, बड़ी है कि नहीं बड़ी है? सबसे छोटी वैल्यू इस सीक्वेंस का क्या होगा? -1 होगा कि नहीं होगा? तो यहाँ पे जो -1 होगा इस सीक्वेंस के लिए, वो क्या हो जाएगा? लोअर बाउंड हो जाएगा, मीन्स इससे छोटी वैल्यू इस सीक्वेंस में कुछ नहीं हो सकती है, मीन्स इससे जितनी भी वैल्यू होंगी सारी क्या होंगी? बड़ी होंगी। तो हम इस -1 को क्या बोल देंगे? इस सीक्वेंस के लिए क्या हो जाएगा? -1 हमारा लोअर बाउंड हो जाएगा, इसलिए ये वाला जो हमारा सीक्वेंस हो जाएगा, ये कैसा सीक्वेंस हो जाएगा? बाउंडेड बिलो सीक्वेंस हो जाएगा। अब इसके बाद जो बात करनी थी हमें, बाउंडेड सीक्वेंस की बात करनी है। तो देखिए बाउंडेड सीक्वेंस जो है, मैंने बोला था कि बाउंडेड अबव और बाउंडेड बिलो को आपने समझ लिया, तो आपका खेल आसान हो गया। तो देखिए जो बाउंडेड सीक्वेंस होता है, क्या होता है? अगर कोई सीक्वेंस बाउंडेड अबव और बाउंडेड बिलो दोनों है, तो उस सीक्वेंस को हम बोलते हैं क्या है? बाउंडेड सीक्वेंस। मीन्स इसमें दोनों चीज़ें मिलनी चाहिए। मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है सीक्वेंस की, और मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, दोनों चीज़ें हमें पता रहेंगी, तभी हम उस सीक्वेंस को क्या बोलेंगे? बाउंडेड सीक्वेंस बोलेंगे। मीन्स मिनिमम से मिनिमम कितना और मैक्सिमम से मैक्सिमम कहाँ तक हो सकती है, बात समझ में? मीन्स बाउंडेड सीक्वेंस को कैसे डिफाइन करोगे? बोलना अ सीक्वेंस इज सेड टू बी बाउंडेड सीक्वेंस इफ इट इज बाउंडेड अबव एंड बाउंडेड बिलो। दोनों चीज़ें आपको बोलनी पड़ेगी, ये बोथ होना चाहिए। बाउंडेड अबव और बाउंडेड बिलो दोनों अगर हुआ, तब ऐसे सीक्वेंस को क्या बोलेंगे? बाउंडेड सीक्वेंस बोलते हैं। अगर इसके एग्जांपल की बात करोगे आप, देखिए अगर an इक्वल टू हम 1/n लिखते हैं, तो देखिए इसकी मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है? 0 हो सकती है, और मैक्सिमम वैल्यू कहाँ तक जा सकती है? 1 ही तक जा सकती है। अगर मैं लिख के दिखा दूँ आपको, जब नेचुरल नंबर पुट करोगे, आपको सबसे पहले 1, 1/2, 1/3 इस फॉर्मेट में मिलता जा रहा है कंटिन्यू आगे। एक टाइम आएगा कि जाके एंड होगा, और जाके एंड कहाँ करेगा? एंड होके 0 पे मर्ज करेगा। तो इस केस में देखिए इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या है? 1 से सारी वैल्यू छोटी है, और 0 से जो लास्ट में आएगा उससे सारी वैल्यू क्या है? बड़ी है। मतलब इसमें अपर बाउंड भी है और लोअर बाउंड। एक ही देखिए क्वेश्चन में दोनों पार्ट है कि नहीं है? तो ऐसा जब सीक्वेंस होगा, तो आप उसको क्या बोलोगे? बाउंडेड सीक्वेंस बोलते हो। ये बात आपको याद रखनी है, बाउंडेड सीक्वेंस यही होगा। इज इट क्लियर? तो इसके बाद अगर और एग्जांपल की बात करनी हो, तो हम लिख सकते हैं, यहाँ पे लिखिए an इक्वल टू, आप लिखो -1 की पावर n अपॉन n लिख दो। अगर इसको आपने लिखा, अब आपने लिखा -1 की पावर n अपॉन n। अब जब आप ऑड नंबर पुट करोगे तो रिजल्ट प्लस में रहेगा, सॉरी ऑड नंबर पुट करोगे तो माइनस में आएगा, अगर इवन नंबर पुट करोगे प्लस में आएगा। इन दोनों केस में आप देखोगे जब पुट करके, तो आपको मिनिमम वैल्यू कितनी हो सकती है और मैक्स टू मैक्स वैल्यू कहाँ तक जा सकती है, क्या हो सकती है, आप इस चीज़ को डिटरमाइन कर लोगे, बता लोगे ना। तो अगर आप बता लिए, तो आप बोलना अगर दोनों चीज़ें मिल गई इसमें, बाउंडेड अबव और बाउंडेड बिलो, तो आप ऐसे सीक्वेंस को क्या बोलोगे? बाउंडेड सीक्वेंस बोलते हो। बात समझ आई समझ? ये रहा आज का हमारा टॉपिक जो था। बाकी आगे की क्लासेस में हम लोग कंटिन्यू करेंगे क्या, हमें सीक्वेंस की लिमिट क्या होती है, फिर सीक्वेंस और मोनोटोनिक सीक्वेंस इंक्रीजिंग और मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस क्या होता है, और उसके बाद एक और टॉपिक्स हम पढ़ेंगे वहाँ पे, कन्वर्जेंस ऑफ सीक्वेंस क्या होता है। इन सारी चीज़ों को करने के बाद आपके एग्जाम्स में जो आए हुए इंपॉर्टेंट थ्योरम और एप्लीकेशन है उनको करना। मैक्स टू मैक्स 2 या 3 लेक्चर्स में आपका ये सीक्वेंस मैं एंड करूँगा। ये बहुत ही आसान सा टॉपिक था, बस ये फालतू में अफ़वाह फैल रखा है खाना। कितनी आसानी से हमने सारी चीज़ें निकाली। अगर आपसे एमसीक्यू में देगा, बोलेगा मुझे इसका अपर बाउंड बता दो, लोअर बाउंड क्या होगा, आप ऐसे ही कैलकुलेट कर सकते हैं एकदम आसानी से। बस रियल नंबर लाइन बना-बना के आप एकदम आराम से हवा बना सकते हो इसको, ठीक है? थैंक यू।